हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 6 की, जिसमें हम पढ़ेंगे कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म। लास्ट वीडियो में बात करी थी कूलम्ब के लॉ की। अगर आपने कूलम्ब का लॉ नहीं पढ़ा है तो जाके, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके फटाफट से वो वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा, क्योंकि कूलम्ब का लॉ जब तक आपको पता नहीं होगा, जब तक आप कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म नहीं पढ़ पाएंगे, तो फटाफट से जाइए, पहले उस वीडियो को देख के आइए, और जिन्होंने वो वीडियो देखी है तो वो इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए, तो मैं युधिष्ठिर शर्मा आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शर्मा जी की पीसी पाठशाला में। आज हम बात करने जा रहे हैं कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म की। कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो कूलम्ब लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखने से पहले हमें कुछ बातों को समझना होगा, कुछ टर्म्स समझते हैं। तो पहला टर्म्स बात करते हैं वेक्टर की। वेक्टर क्या होता है? आप सभी बच्चे वेक्टर को अच्छी सी पढ़ के आए हैं फर्स्ट ईयर में। वेक्टर क्या? वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है प्लस उसमें डायरेक्शन और होती है, प्लस उसमें डायरेक्शन होती है, वो होता है आपका वेक्टर। लाइक फोर्स। फोर्स आपका क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी, वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। इन दोनों को एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड की भी रिक्वायरमेंट होती है और डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है ना। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसको केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है एक्सप्रेस करने के लिए। लाइक स्पीड कह सकते हैं आप, है ना। स्पीड इज स्केलर, है ना। तो अब नोटेशन कैसे करते हैं, है ना। नोटेशन समझ लीजिए, नोटेशन ऑफ या रिप्रेजेंटेशन कह लीजिए ना, नोटेशन और रिप्रेजेंटेशन कह लीजिए ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। कैसे नोटेशन करते हैं? जैसे फोर्स को रिप्रेजेंट करना हो मुझे, तो क्या करेंगे? फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और एफ के ऊपर लगा देते हैं वेक्टर। इसे क्या पढ़ते हैं? वेक्टर एफ, या फिर पढ़ सकते हैं एफ वेक्टर। जैसे वेलोसिटी को है, वेलोसिटी को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, वी के ऊपर लगा देंगे वेक्टर, तो इसे पढ़ेंगे वेक्टर वी और वी वेक्टर, है ना। तो ये आपका वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे ही वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की। अब बात किसकी करते हैं? पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े होंगे। जैसे पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करता हूं मैं, कार्टेशियन। देखिए, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ आपको ऊपर ऊपर का समझा दे रहा हूं, ताकि आपको कूलम्ब का लॉ समझ में आ जाए वेक्टर फॉर्म में। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? जैसे लाइक ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और यहां पर आपको कोई पी पॉइंट है। मैं आपसे कहूं कि इस पी पॉइंट की मुझे पोजीशन निकालनी है ना, पोजीशन ऑफ पॉइंट पी। तो आप क्या कहेंगे? सर, एक्स एक्सिस पर आप डिस्टेंस कवर करिए जो कि एक्स होगी, और एक वाई एक्सिस पर डिस्टेंस कवर कीजिए जो कि वाई होगी। तो मैं यहां पर इसकी पोजीशन निकाल सकता हूं, पी पॉइंट की पोजीशन होगी, यानी पी पॉइंट के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होंगे एक्स कॉमा
वाई। अब यहीं पर सेकंड कोऑर्डिनेट कौन से होते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट, है ना। सेकंड पॉइंट यहां पे लिख लीजिए, पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं जो डायरेक्ट ऑरिजिन से उस पॉइंट P की डिस्टेंस को बताए, R, और एंगल बताए कि कितने एंगल पे वो एक्स एक्सिस पर इंक्लाइन है वो पॉइंट। तो ये R और थीटा जो होते हैं वो आपके होते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। वो आपके क्या होते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की। पोजीशन वेक्टर, अच्छा देखिए वेक्टर है तो वेक्टर में क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा प्लस डायरेक्शन भी होगी, ठीक है ना। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? द वेक्टर that represent the position of an object with respect to origin, with respect to origin। देखिए ये आपका P पॉइंट है, इस P पॉइंट को मैं ऑरिजिन से, आपका ये ऑरिजिन है, ऑरिजिन से इसकी पोजीशन डिफाइन करना चाहूं तो मुझे ये डिस्टेंस चाहिए होगी R, है ना। अब इसी डिस्टेंस पे अगर मैं वेक्टर लगा दूं, इसी डिस्टेंस पे मैं वेक्टर लगा दूं तो भाई डिस्टेंस पोजीशन ही बताती है, पोजीशन और डिस्टेंस एक ही बात होती है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन, विद रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन, ओ आपका क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा R वेक्टर। वो क्या हो जाएगा? R वेक्टर। और अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड का क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड में हो जाएगा आपका ओनली R वेक्टर हट जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर इज इक्वल टू R, है ना। तो मैग्नीट्यूड में क्या हो जाएगा? R आपका हट जाएगा। क्लियर? तो मैग्नीट्यूड, ये R क्या है आपका? ये आपका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर R वेक्टर। क्लियर? अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। अब किसी बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता क्या है? देखिए डिस्प्लेसमेंट से आपको पता चल रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट हुआ है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई वस्तु, एक बॉडी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गई है, एक पॉइंट से दूसरे बिंदु तक डिस्प्लेस हुई है ना, यानी उसमें उसकी पोजीशन में चेंज हुआ है, उसकी पोजीशन में चेंज हुआ है। मान लीजिए ये आपका ऑरिजिन है और पहले ये P पॉइंट पर आपका कोई बॉडी रखा हुआ था और इस P पॉइंट का ऑरिजिन से जो वेक्टर, पोजीशन वेक्टर है वो R1 है ना। और मान लीजिए T सेकंड समय बाद, T सेकंड बाद ये पॉइंट P2 पर आ गई बॉडी, ये पॉइंट
P2 पर बॉडी आ गई, और इस P2 का जो ऑरिजिन से यूनिट वेक्टर सॉरी पोजीशन वेक्टर है वो R2 है। यानी यहां पर दो पॉइंट दे रखे हैं, एक P1 और एक P2। पहले बॉडी P1 पर थी तो ऑरिजिन से इस बॉडी का जो पोजीशन वेक्टर था वो R1 था, और फिर बाद में बॉडी P2 पर आ गई और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो R2 है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट और इस वेक्टर से डिनोट करेंगे R वेक्टर, तो ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, अब इसकी जो पोजीशन निकल रही है, देखिए अब मैं इसका डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कहाँ है, P से P2 पर गया था, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ, P से P2 पर हुआ था, तो मैं पोजीशन निकाल रहा हूँ 2 की विद रेस्पेक्ट टू 1, तो मैं क्या लिखूंगा R21, यहाँ पे लिख दूंगा R21। R21 क्या है, पोजीशन वेक्टर है आपका, क्या है, पोजीशन वेक्टर है ऑफ P2, पोजीशन वेक्टर ऑफ P2 विद रेस्पेक्ट टू P1। देखिए जो पोजीशन वेक्टर होता है, वो पोजीशन वेक्टर जो होता है वो होता है ओरिजिन से, है ना, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस ये पोजीशन वेक्टर है, यहां पर इसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेंगे ना, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, सॉरी मैं पोजीशन लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ P2 विद रेस्पेक्ट टू P1। ठीक है, अब यहीं पर मैं आपको एक और डायग्राम दे देता हूं, जो कि क्या था कि मान लो कोई वस्तु है आपकी जो P2 पर थी पहले, तो इसका जो वेक्टर था वो P2, ये जो इसका पोजीशन वेक्टर था वो R2 था, और कुछ समय बाद क्या चली गई, ये वस्तु P1 पर चली गई, ये वस्तु कहां पर चली गई, P1 पर चली गई। तो P1 पर वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, P1 पर इसका वेक्टर हो जाएगा R1 वेक्टर। अब P2 से P1 पर गई है ना, तो देखिए इसकी ऐसे डायरेक्शन होगी, तो अब पोजीशन किसकी निकल रही है, पोजीशन निकल रही है P1 की, यानी डिस्प्लेसमेंट निकल रहा है P1 का, भाई डिस्टेंस निकालनी है इसके बीच की, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो मैं क्या लिखूंगा, इसका जो वेक्टर होगा वो लिखेंगे 1, यानी पोजीशन निकाल रहा हूं मैं 1 पर, किसके रेस्पेक्ट में, 2 के रेस्पेक्ट में, भाई यहां से ही तो यहाँ पर गई है, यानी ये P2 पॉइंट था, ये P1 पॉइंट था, यानी 1 पॉइंट पर पोजीशन निकाल रहा हूं या फिर डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूं, किसके रेस्पेक्ट में, P2 के रेस्पेक्ट में, तो लिखूंगा 1 2। ये क्या लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ P1 विद रेस्पेक्ट टू P2। तो आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझ में आ गया होगा। अब निकालते कैसे हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, देखिए बहुत सिंपल है, यहीं पे समझा देता हूं मैं आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ट्राइंगल रूल पढ़ा है आपने, है ना, ट्राइंगल रूल पढ़ा है, ट्राइंगल रूल, अगर नहीं पढ़ा तो मैं बहुत ही सिंपल सा है पढ़ा देता हूं। इसकी डायरेक्शन देखिए और इसकी डायरेक्शन देखिए, क्लॉकवाइज है ना, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखें उन वेक्टर को तो ऐड कर दीजिए, और जैसे ही जो एंटी क्लॉकवाइज में देखो उसे इक्वल टू लिख दीजिए। तो यहां से R21 वेक्टर आपका क्या निकला, वो निकला R2 माइनस के R1, R2 माइनस के R1 वेक्टर। क्लियर, यहां से ये बात समझ में आई। अब यही ट्रायंगल रूल देखिए इसमें लगाइए, जो क्लॉकवाइज दिख रहे हैं, देखो ये मतलब सेम डायरेक्शन दिख रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहे हैं या क्लॉकवाइज दिख रहे हैं ना, ये ध्यान रखिए, देखिए ये सेम डायरेक्शन है, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, तो ये सेम डायरेक्शन में हमने जोड़ दिए, एंटी क्लॉकवाइज इक्वल रख दिया। अब देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर, देन यहां से क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस, तो सेम डायरेक्शन में थे, एंटी क्लॉकवाइज जोड़ दिए और अपोजिट डायरेक्शन में उसको बराबर कर दिया, तो R12 क्या निकला, यहाँ से R12 वेक्टर निकला R1 माइनस के R2। तो आपने पता यहां से क्या देखा, यहां से देखा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों वेक्टरों के डिफरेंस के इक्वल होता है, यानी चेंज इन पोजीशन वेक्टर
इज कॉल्ड, या फिर चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ना, यानी जो चेंज होगा पोजीशन वेक्टर में वही आपका क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक तरह से इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है विद डायरेक्शन, कोई डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी। तो मैं डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिख सकता हूं, मैं डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिख सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन, डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन। तो भाई देखो यहाँ डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस तो दोनों की सेम होगी ना, देखो P से P1 पर जाओ, P1 से P2 पर जाओ, या P2 से P1 पर जाओ, डिस्टेंस तो सेम है, बट डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन आ जाएगी और डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है ना। तो ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूं कि R12 वेक्टर जो है वो इज इक्वल टू है R21 वेक्टर के, बट किसमें, मैग्नीट्यूड में, किसमें, मैग्नीट्यूड में। बट मैं ये नहीं लिख सकता R1 वेक्टर इज नॉट इक्वल टू R2 वेक्टर, ये है ना, ये इक्वल नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि वेक्टर की डायरेक्शन बदल रही है, दोनों वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट है। तो मैग्नीट्यूड तो सेम है बट दोनों वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझ में आ गया होगा। देखिए क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर कह देंगे। देखिए मैं बताऊंगा आगे कि पोजीशन वेक्टर क्यों कह देंगे उसे, किताबों में पोजीशन वेक्टर कह दिया लेकिन एक्चुअली वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, आपको मैं दो फिगर बनाता हूं यहां पे। ये आपका Q1 चार्ज है, ये आपका कैसा चार्ज है, Q1 चार्ज है, और ये आपका Q2 चार्ज है। ठीक है, ये आपका ओरिजिन है, और ओरिजिन से जो Q1 चार्ज है इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 वेक्टर है। यानी R1 वेक्टर जो है वो आपका पोजीशन वेक्टर है विद रेस्पेक्ट टू, सॉरी पोजीशन वेक्टर Q1 with respect to origin, और R2 वेक्टर जो है वो पोजीशन वेक्टर है ऑफ Q2 with respect to origin। अब सेम फिगर यहां पर एक और बना लीजिए, Q1 Q2, ये R2 वेक्टर और ये R1 वेक्टर और ये ओरिजिन। अब देखिए, अब मैं आपसे कहूं कि इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है, यानी डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन, डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन। अच्छा अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखो, डिस्टेंस तो सेम होगी लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दो निकलेंगे। कौन कौन से निकलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैं यहाँ पे पोजीशन वेक्टर कह दूंगा। देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या है कि हम पोजीशन वेक्टर निकाल रहे हैं। क्यों कह दिया है पोजीशन वेक्टर, देखो पोजीशन वेक्टर होता है ऑरिजिन से, पोजीशन वेक्टर होता है ऑरिजिन से, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पोजीशन वेक्टर किसी दूसरे मतलब दूसरे पॉइंट से भी निकाल सकते हैं। अब मैं कहूं कि इसकी पोजीशन बताओ Q1 से,
तो नहीं कह सकते कि इसकी पोजीशन Q1 से कितनी होगी। जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वही अब इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वही इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। यानी अगर मैं तुमसे कहूं कि Q1 का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालो Q2 का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालो विद रेस्पेक्ट टू Q1, तो अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, Q2 का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा 2 का विद रेस्पेक्ट टू 1। तो डायरेक्शन क्या होगी, Q2 की तरफ डायरेक्शन होगी, है ना, क्योंकि Q2 का हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू Q2 का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल रहे हैं, बट इसी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम बोलेंगे, इसी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को क्या बोल सकते हैं, R21, इसी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को बोल सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 विद रेस्पेक्ट टू Q1। अब आई बात समझ में आपको। सेम यहां पर देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, अब देखो एक और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं, Q1 और Q2 का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, अच्छा डिस्टेंस तो सेम होगी, लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में था, अभी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, जो कि अब 1-2 होगा, जो कि क्या होगा 1-2। तो अब R12 को मैं क्या कह सकता हूं, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ठीक है, बट ये हो सकता है पोजीशन वेक्टर, क्योंकि ये किसकी पोजीशन बता रहा है, देखिए पोजीशन किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, Q1 की पोजीशन, किसके रेस्पेक्ट में, Q2 के रेस्पेक्ट में। तो मैं ये कह सकता हूं R12 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, बट पोजीशन वेक्टर हो सकता है, या पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 विद रेस्पेक्ट टू Q2। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मैं इसकी पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में बता रहा हूं, Q1 के रेस्पेक्ट में, और इसकी पोजीशन बता रहा हूं Q2 के रेस्पेक्ट में। तो पोजीशन वेक्टर जो है एक तरह से डिस्टेंस है Q1 और Q2 के बीच की। तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि R1 इक्वल टू R21 होगा, बट कैसे होगा, इनका ओनली मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट R12 वेक्टर इज नॉट इक्वल टू R1 वेक्टर होगा। क्यों, क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। देखिए इसकी डायरेक्शन यहां जा रही है, इसकी डायरेक्शन यहां जा रही है, ये पॉइंट कर रहा है Q1 की डायरेक्शन को Q2, मतलब Q2 से Q1 की डायरेक्शन की तरफ, ये पॉइंट कर रहा है Q2 की डायरेक्शन Q1 से। तो यहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए वेक्टर फॉर्म में ये इक्वल नहीं है, बट इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, क्योंकि Q1 Q2 की डिस्टेंस नहीं बदल रही है। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम अगर इस वेक्टर को हटा दें, अगर मैं यहां से इस वेक्टर को हटा दूं, तो मैं इसको क्या कहूंगा, इसको कहूंगा मैग्नीट्यूड, इसको कहूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ R21। क्लियर। और अगर मैं यहां से इसके ऊपर वेक्टर हटा दूं, तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर R12। देखिए कूलम्ब्स का जो वेक्टर फॉर्म है वो है 2 लाइन का, लिखने में रिप्रेजेंटेशन करना है केवल हमें वेक्टर फॉर्म का, कोई डेरिवेशन नहीं है, केवल रिप्रेजेंटेशन है। तो रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमें इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि R12 क्या है, R21 क्या है ना, R12 वेक्टर क्या है, R21 वेक्टर क्या है। अब देखिए यहां पर एक मैं यूनिट वेक्टर और बताता हूं आपको। यूनिट वेक्टर वैसे आपने पढ़ा होगा, यूनिट वेक्टर है ना। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसमें केवल डायरेक्शन होती है, क्या होती है, डायरेक्शन होती है, और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो मैग्नीट्यूड होता है उसका 1, यानी यूनिट 1, है ना। और डिनोट कैसे करते हैं, जैसे अगर आर वेक्टर के ऊपर मैं कैप, आर के ऊपर कैप लगा दूं, तो ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर, है ना, ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर। और फॉर्मूला कैसे निकलता है यूनिट वेक्टर का, फॉर्मूला निकलता है यूनिट वेक्टर बराबर वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अब मैंने क्या करा कि इस डायरेक्शन में जो वेक्टर था, मैंने इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर मान लिया R21, कैप लगा दिया, और इसी डायरेक्शन में मैंने एक वेक्टर मान लिया यूनिट वेक्टर R12, और मैंने इस पर कैप लगा दिया क्योंकि यूनिट वेक्टर है। तो यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि R12 क्या निकलेगा,
यूनिट वेक्टर r12 क्या होगा? तो आपने सर वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है तो क्या निकलेंगे? वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैंने क्या कर दिया? वेक्टर लिख दिया और वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख दिया। ऐसे ही अगर मैं r21 निकालने को तो आप कहेंगे सब r21 वेक्टर कर दीजिए अपॉन उसका मैग्नीट्यूड कर दीजिए। तो आपके ये दो फॉर्म में निकला है r12 r2 के। अच्छा, अब मुझे निकालना है फोर्स, मुझे निकालना है फोर्स। देखिए ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, तो अगर मैं आपसे पूछूं Q2 पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, और तो आप कहेंगे सर Q2 इससे दूर भागेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, दूर भागेगा। तो मैंने क्या कह दिया? Q2 पर लगने वाला फोर्स है यानी F2 किसके कारण? ड्यू टू Q1, तो मैंने लिख दिया 1। तो मैं यहां पर F21 क्या है? F21 है फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि Q1 पर कितना फोर्स लगेगा? Q1 पर फोर्स जो होगा, सॉरी कितना नहीं, कहां किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? तो आप कहेंगे सर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। Q1 और Q2 पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में भागेगा, रिपेल करेगा ये आप जानते हैं। तो ये जो फोर्स हो जाएगा 1 पे लगने वाला होगा विद रेस्पेक्ट टू 2, यानी ड्यू टू 2 के कारण जो फोर्स लग रहा है, यानी यहां पर F2 क्या हो गया? F12 हो गया फोर्स, वेक्टर और लगा लीजिएगा इसके ऊपर, ऑन Q1 ड्यू टू Q2। अब ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट इसका, फिर मैं रफ करता हूं, फिर आपको वेक्टर फॉर्म लिख के दिखाता हूं। चलिए अब देखिए 1 पे लगने वाला फोर्स और यहां पर 2 पर लगने वाला फोर्स। 2 पर कौन फोर्स लगा रहा है? पहला वाला चार्ज। 1 पर कौन फोर्स लगा रहा है? दूसरा वाला चार्ज। अच्छा एक बात बताइए, मैंने आपको बताया होगा, अगर आपने मैंने क्या बताया होगा, मैंने बताया ही है, आपने वीडियो देखी होगी कि अगर Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं, एक दूसरे से r डिस्टेंस पे सेपरेट है, तो इस पर लगने वाला जो फोर्स होता है, Q1 जो Q2 फोर्स एक दूसरे पर लगाएंगे वो सेम होता है। Q1 जो Q2 जो फोर्स लगाएंगे वो सेम फोर्स होता है ना? ओनली मैग्नीट्यूड में, ओनली मैग्नीट्यूड में। देखिए जैसे यहां पर मैंने R12 इज इक्वल टू R21 मैग्नीट्यूड में किया है ना, ऐसे ही R12 मैं लिख सकता हूं F12 का मैग्नीट्यूड होगा इज इक्वल टू F21 का मैग्नीट्यूड, यानी जो 1 पे फोर्स लगेगा वही 2 पे फोर्स लगेगा, बट दो डायरेक्शन अपोजिट है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है ना? अगर दो चार्जेस देखिए लग रहे हैं, अगर ये मान लीजिए ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा, ठीक है? तो ये दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है बट मैग्नीट्यूड सेम है। तो मैं आप ऐसे तो लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड में, बट ऐसे नहीं लिख सकता कि F12 वेक्टर इज इक्वल टू F21 वेक्टर, ये लिखना मेरा गलत है। ये दोनों इक्वल टू नहीं है, ये दोनों इक्वल टू नहीं है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर लगा हुआ है, मैग्नीट्यूड तो सेम है। तो अब मैग्नीट्यूड होता क्या है? मैग्नीट्यूड तो ये होता है, तो मैंने क्या कर दिया, मैग्नीट्यूड लिख देता हूं पहले मैं, डायरेक्शन बाद में बात करेंगे, वेक्टर फॉर्म की बाद में बात करेंगे, पहले स्केलर फॉर्म की बात कर लेते हैं। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहां पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए ये लग रहा है 2 पर फोर्स 1 के कारण, तो मैं क्या करूंगा, मुझे डिस्टेंस लेनी है, मुझे डिस्टेंस कौन सी लेनी है? 2 और 1 के बीच की, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 2 और 1। देखिए डिस्टेंस इक्वल टू है, कुछ भी ले सकते हैं, है ना? कुछ भी ले सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो
जैसा यहाँ फोर्स लगा हुआ है वैसा ही आप डिस्टेंस लीजिए। तो ज़्यादा नोटेशन करना है ना, हमें रिप्रेजेंटेशन अच्छा कैसे करना है कि जो सेम यहाँ पर 2 1 ले रहे हैं वहाँ पे 2 1 लीजिए। अगर 1 2 ले लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है दोनों के बीच की, बट यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन शो कर रहा है वो अलग अलग है। तो आप यहाँ पर 2 1 2 ले लेंगे और यहाँ पर 2 1 लेंगे तो और सा लगेगा ना। तो रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम 2 1 ले लेंगे, क्योंकि 2 1 निकाल रहे हैं। ऐसे यहाँ पर 1 2 निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 1 2 ले लेंगे। अब आती है वेक्टर फॉर्म की बात, इस पर लगाएंगे वेक्टर। अच्छा, वेक्टर क्या बताता है? वेक्टर बताता है डायरेक्शन। और डायरेक्शन कौन बता रहा है? यहाँ पर डायरेक्शन बता रहा है यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन बता रहा है यूनिट वेक्टर। तो मैं यहाँ पर 2 1 का यूनिट वेक्टर ले लूँ 2 1। देखिए डायरेक्शन बता रहा है, भाई फोर्स लग रहा है यूं तो देखो इसकी भी डायरेक्शन यूं है। ऐसे यहाँ पर कौन डायरेक्शन बता रहा है? यहाँ पर देखो फोर्स लग रहा है यूं तो देखो डायरेक्शन बता रहा है R12 वेक्टर, R12 कैप, सॉरी, है ना। अच्छा, अभी हमने क्या पढ़ा इससे पहले कि आर कैप बराबर क्या होता है? वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये लिख सकता हूँ। तो इसी को मैंने तोड़ दिया। तो एक तो फॉर्म मेरी ये हो गई, एक तो मैं ये फॉर्म हो गई आपकी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, है ना। वेक्टर फॉर्म, वो सॉरी, हाँ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, या फिर कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कह सकते हैं। अब यहाँ पर एक फॉर्म और हो सकती है कि मैं इसको क्या करूँ कि 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर, और इसको खोल दूं किस फॉर्म से? इस फॉर्म में से। तो वेक्टर लिखूंगा, वेक्टर 2 1 वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 1। तो यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड होके क्या हो जाएगा? ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 की पावर Q, और यहाँ हो जाएगा 2 1 वेक्टर। तो देखिए अब ये भी आपका क्या है? ये भी आपका एक रिप्रेजेंटेशन है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेक्टर किस डायरेक्शन में बताया? देखो फोर्स की डायरेक्शन में ये वेक्टर, ये वेक्टर देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किस डायरेक्शन में, जो पोजीशन वेक्टर बताया मैंने वो किस डायरेक्शन में, वो फोर्स की डायरेक्शन में ही है। तो यहाँ पर ये वेक्टर भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स की डायरेक्शन को। अब ऐसे ही यहाँ पर भी कर सकते हैं, F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 इंटू वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से F12 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 का ये स्क्वायर था, तो ये Q हो जाएगा और ये R12 वेक्टर हो जाएगा। देखिए ये वेक्टर जो है ये भी फोर्स की डायरेक्शन में अपने आप को डायरेक्शन बता रहा है फोर्स की। देखो फोर्स की डायरेक्शन में है कि नहीं ये वेक्टर भी? तो ये वेक्टर भी फोर्स की डायरेक्शन में है, तो ये भी वेक्टर फॉर्म हो गई एक तरह से। तो दो वेक्टर फॉर्म है, एक ये एक ये, एक ये और एक ये। तो आई होप आपको वेक्टर फॉर्म समझ में आया होगा कूलम्स लॉ का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम बात करते हैं सुपरपोजिशन लॉ की। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, है ना, बहुत सारे चार्जेस आ जाएं तो कैसे फोर्स लगेंगे, कैसे फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, है ना। तो हेडिंग डाल लीजिए फटाफट से, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। जिसे हम और क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फोर्स, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। देखिए सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स है, सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है ना। पहले तो ये बताएंगे और पहले पूरा प्रिंसिपल पढ़ते हैं। पहले पूरा प्रिंसिपल का स्टेटमेंट लिख लीजिए, लिखिए इफ, फिर समझाता हूँ स्टेटमेंट। अ सिस्टम
देखिए, इफ अ सिस्टम कंटेन्स अ नंबर ऑफ इंटरैक्टिंग चार्जेस, then the net force on any one charge due to the other charges is the vector sum of all the forces exerted it by all the other charges. अब देखिए, इसको समझ लीजिए। अ सिस्टम कंटेन्स अ नंबर ऑफ इंटरैक्टिंग चार्जेस, यानी एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे चार्जेस हैं। वो चार्जेस जो हैं एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे फोर्स लगा रहे हैं। देन द नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज, यानी किसी भी एक चार्ज पे जो नेट फोर्स होगा, जो सारे चार्ज मिलकर उस चार्ज पे फोर्स लगा रहे हैं। तो बहुत सारे चार्ज हैं सिस्टम में, और हर एक चार्ज पे फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि एक सिस्टम में अगर नंबर ऑफ इंटरेक्टिंग चार्जेस हैं, तो एक किसी भी पार्टिकल पर, एक किसी भी चार्ज पर जो नेट फोर्स होगा, जो अदर चार्ज लगा रहे हैं, वो क्या होगा, वेक्टर सम होगा ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्सर्टेड इट, जो कि ऑल फोर्सेस का वेक्टर सम होगा, जो कि एक्सर्ट कर रहा है कौन, एक चार्ज जिस पर हम फोर्स निकाल रहे हैं। एक चार्ज, किसी भी एक चार्ज पर सबरे के सबरे जो चार्जेस जो फोर्स लगा रहे हैं, उन सभी फोर्सेस का जो वेक्टर सम होगा, वही वेक्टर सम क्या कहलाएगा, उस पॉइंट पर, उस चार्ज पर नेट फोर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नेट फोर्स कहलाएगा। अब ठीक है, ये बात तो समझ में आती है, बट कैसे, एक कंडीशन और है इसमें, है वेक्टर सम तो होगा, बट क्या होना चाहिए कंडीशन, द इंडिविजुअल forces are unaffected due to the presence of other charges. अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब लिख लीजिए, फिर समझाता हूं। इज दैट द फोर्स with which two charges interact is not changed by the presence of a third charge. दिस इज द बेसिस, यही बेस है, जो सुपरपोजिशन लॉ का बेस है ना, वो यही लाइन है। देखिए, वेक्टर सम तो है, ठीक है, कि किसी भी सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स रखे हैं, बहुत सारे चार्जेस रखे हैं, किसी भी एक चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स होगा, नेट फोर्स होगा, वो सारे चार्जेस के फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल होगा, ये बात ठीक है। बट कब होगा, जब इंडिविजुअल फोर्स आर अनअफेक्टेड, यानी कोई भी इंडिविजुअल फोर्स जो है वो अनअफेक्टेड है प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस के, यानी किसी भी फोर्स से कोई रिलेशन नहीं है। जैसे इस बात को समझा देता हूं, पहले लिख लीजिए। दिस इज द
बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। अब समझिए इसका मतलब, देखिए इस लाइन का मतलब समझिए। मान लीजिए ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, और ये Q1 चार्ज Q2 पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है कितना, F21। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R है ना। ये मैग्नीट्यूड में कितना होगा ये फोर्स, तो आप कूलम्स के लॉ से बता सकते हैं, वेरी सिंपल। ये मैग्नीट्यूड में फोर्स होगा सर Q1 Q2 अपॉन बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, ये होगा। ये बिल्कुल सही बताया आपने। अगर मान लीजिए मैं कोई और चार्जेस यहाँ पे रख देता हूँ, Q3 रख देता हूँ उसके बीच में, तो अब मेरे को ये बताइए कि ये जो 2 पर फोर्स लग रहा था 1 के कारण, यानी Q2 चार्ज पर जो फोर्स लग रहा था 1 के कारण, क्या ये बदल जाएगा, क्या ये Q3 के आने से बदल जाएगा, क्योंकि Q3 भी इस Q2 पर फोर्स लगाएगा ऐसे करके, Q3 भी इस फोर्स लगा Q2 पर फोर्स लगाएगा ऐसे करके इस डायरेक्शन में। तो क्या Q2 पर जो फोर्स लग रहा है Q1 के कारण वो बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, क्योंकि देखो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा ना, डिस्टेंस कहाँ ले जाओगे आप, मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा। जब मैं आपसे कहूँ अगर ये तीसरा चार्ज नहीं हो तब कितना फोर्स है, तब भाई दोनों आवेश लोगे, दोनों चार्ज लोगे और बीच की डिस्टेंस ले लोगे। अगर मैं तीसरा चार्ज रख दूँ तो Q2 पर तीसरे चार्ज के कारण फोर्स 2-3 लगेगा, पहले चार्ज के कारण तो फोर्स 2-1 ही लगेगा, क्योंकि कुछ चेंज नहीं हुआ है, पहले चार्ज और दूसरे चार्ज में कोई चेंज हुआ नहीं हुआ, डिस्टेंस में कोई चेंज हुआ नहीं हुआ, भाई Q3 तो ही आया है। यानी आप ये कह सकते हैं Q2 पर जो नेट फोर्स लग रहा है ना वो चेंज हो सकता है। पहले Q2 पर कितना फोर्स लग रहा था, ओनली F21, लेकिन अब Q2 पर कितना फोर्स लग रहा है, अब Q2 पर फोर्स लग रहा है F21 प्लस F23, यानी अब जो नेट फोर्स है वो चेंज हो सकता है, नेट फोर्स विल बी चेंज, नेट फोर्स चेंज हो जाएगा। बट जो Q1 के कारण Q2 में फोर्स लग रहा है F21 वो फोर्स चेंज नहीं होगा, भले ही यहाँ पर 2-3 आ जाए, जहाँ और चार्जेस आ जाएं, वो फोर्स एक्सर्ट करें, बट नेट फोर्स विल बी चेंज, नेट फोर्स चेंज हो सकता है मान सकते हैं, बट F21 का मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं होगा। यही कहना चाह रहा है कि द इंडिविजुअल फोर्स, कोई भी एक इंडिविजुअल फोर्स आर अनअफेक्टेड, वो अनअफेक्टेड रहता है, वो इफेक्ट नहीं होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। देखिए F21 Q3 के प्रेजेंस में अनअफेक्टेड रहा, यहाँ पर Q3 की प्रेजेंस में F21 का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ है। तो यही कहना है कि द इंडिविजुअल फोर्सेज और अनअफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस इज डेड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है द फोर्स विद विच टू चार्जेस इंटरैक्ट, यानी ऐसा फोर्स जिससे दो चार्जेस इंटरैक्ट हो रहे थे, यानी वो फोर्स क्या था F21, द फोर्स विद विच टू चार्जेस इंटरैक्ट, है ना। तो दो चार्जेस इंटरैक्ट हो रहे थे F21 से, कितने फोर्स से इंटरैक्ट हो रहे थे, F21 फोर्स से इंटरैक्ट हो रहे थे, इज नॉट चेंज, जो कि चेंज नहीं हुआ बाय द प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज, बाय द प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज के प्रेजेंस होने से वो अनअफेक्टेड रहा, है ना। तो दिस इज द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स, ये है बेसिस प्रिंसिपल का। यह बेस क्या है, बेस यही है सुपरपोजिशन का। देखो वेक्टर सम तो है ही है, बट अधूरा रह जाता है लॉ। तो लॉ पूरा कैसे होगा, लॉ पूरा होगा वेक्टर सम के साथ। आपको ये बताना पड़ेगा कि इंडिविजुअल फोर्स जो है ना वो अनअफेक्टेड है किससे, अदर चार्जेस से या अदर फोर्सेस से, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, फिर मैं आपको बताता हूं और आगे लिख के। अब देखिए मान लीजिए ये Q1 चार्ज है ना,
ये Q2 चार्ज है, यहाँ पर आपका Q3 चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर आपका Q4 चार्ज रखा हुआ है, और ये आपका Qn चार्ज रखा हुआ है। ऐसे नंबर ऑफ n चार्जेस रखे हुए हैं एक सिस्टम में, है ना। तो इसका जो यूनिट वेक्टर माना मैंने, यूनिट वेक्टर मान लिया 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, है ना। अब इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर 1, सॉरी यूनिट वेक्टर ना, विद रेस्पेक्ट टू 3, 1 3 हो जाएगा। अच्छा Q4 के रेस्पेक्ट में यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, Q4 के रेस्पेक्ट में इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा Q1 का विद रेस्पेक्ट टू 4 यूनिट वेक्टर। ऐसे इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर क्या बता रहा है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बता रहा है फोर्स की। देखिए यहां पर फोर्स लग रहा होगा ये F12, है ना। Q3 के कारण जो फोर्स लग रहा होगा ऐसे लग रहा होगा Q1, Q4 के कारण जो फोर्स लग रहा होगा ऐसे लग रहा होगा F14, और Qn के कारण जो फोर्स लग रहा होगा ऐसे लग रहा होगा F1 पे लगने वाला फोर्स n के कारण, ऐसे। तो ये जो फोर्स लग रहे हैं Q1 पे, मैं कहूंगा आपसे द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q1। देखिए Q1 पे नेट फोर्स जो होगा वो क्या होगा, F1 होगा, क्योंकि 1 का निकाल रहा हूं मैं। तो F कैसे लिखेंगे, 1 पे F1 ऐसे लिखते चलिए, है ना, प्लस F1 लिख दीजिए। अब 1 पे फोर्स लग रहा है 2 के कारण, देखिए 2 के कारण लग रहा है, 1 पे फोर्स लग रहा है 3 के कारण, 1 पे फोर्स लग रहा है 4 के कारण, ऐसे 5 के कारण, ऐसे n वे चार्ज के कारण, जो nवा चार्ज, nth चार्ज जो होगा उसके कारण जो फोर्स लगेगा। अब निकालेंगे कैसे, मैं आपको वेक्टर फॉर्म लिखना सिखा चुका हूं, कैसे लिखेंगे, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो ले लीजिए कॉमन। अब 1 के कारण 2 पर चार्ज क्या हो जाएगा, Q1 Q2 और बीच की डिस्टेंस R12 का स्क्वायर। अब डायरेक्शन और बताना है, डायरेक्शन कौन बता रहा है इसकी, R12 कैप। देखिए सिंपल है लिखना, ऐसे क्या लिख सकते हैं, Q1 पे लगने वाला फोर्स Q3 के कारण, Q1 Q3 और इसके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी R13 का स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा R13 कैप। ऐसे ही डॉट 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 एन वे वेक्टर के कारण क्या हो जाएगा, nth वेक्टर के कारण हो जाएगा Q1 पे लगने वाला फोर्स n वेक्टर के कारण, बीच की डिस्टेंस Rn का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर Rn से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका फोर्स निकल आएगा किस पर, Q1 पर। अब मान लीजिए मैं आपसे कहूं सिमिलरली, मुझे F2 निकाल के दिखा दीजिए, तो आपका सर वेरी सिंपल, F2 क्या हो जाएगा, F2 लिख दीजिए प्लस F2 लिख दीजिए प्लस F2 लिख दीजिए प्लस डॉट 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 F2 लिख दीजिए। अब 2 पर फोर्स लगेगा, 2 पर फोर्स लगेगा, तो देखो जो इक्वेशन मतलब जो चार्ज लेते हैं ना उसका जिक्र नहीं करते हैं हम, उस पर उसी का फोर्स नहीं लगता है, ठीक है ना, क्योंकि खुद का चार्ज खुद पर फोर्स नहीं लगाता है। तो F1 के कारण फोर्स लगेगा। अब F2 मत लिखिएगा यहाँ पे, देखिए मैंने 1 नहीं लिखा था, 1 को छोड़ दिया था, है ना, 1 निकाल रहा था, 1 पे चार्ज, 1 पे फोर्स निकाला तो 1 को छोड़ दिया था, 2 से स्टार्ट किया था। अब यहाँ पर आप 2 पर फोर्स निकालेंगे तो 2 को छोड़ देंगे, है ना। अगर मैं F3 निकालूंगा तो 3 को छोड़ देना, है ना, तो वो चार्ज उसी चार्ज पर फोर्स नहीं लगाता है, तो ये मत कर देना F2 के बाद 2 कर दो, F2 गलत हो जाएगा आपका, है ना, वो चार्ज उसी चार्ज में फोर्स नहीं लगाएगा। अब मैं करूंगा 3, फिर मैं करूंगा 4 और ऐसे ही करूंगा n, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा F2 पर लगने वाला फोर्स 1 के कारण Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर और 21 कैप, 21 कैप, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। प्लस ऐसे ही हो जाएगा Q2 पर लगने वाला फोर्स 3 के कारण R23 स्क्वायर R23 कैप प्लस डॉट 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 2 पर लगने वाला फोर्स n के कारण, तो Q2 Qn अपॉन R2n का स्क्वायर और R2n कैप। ये बात समझ में आ गई होगी आपके। तो सिमिलरली F3 आपके लिए होमवर्क है, आप होमवर्क में लिखिएगा F3 का कैसे निकालेंगे, है ना। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और डिस्क्रिप्शन में आके आप मेरी पूरी प्लेलिस्ट देखिए, पूरी प्लेलिस्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी।
जिससे कि आगे की वीडियोस भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो इसी के साथ मैं युधिष्ठिर शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।